कहीं न कहीं सुनने आता है कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ी है, बारिश बहुत देर से और बहुत ज्यादा हुई है। मौसम के मिजाज में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं वो दुनिया भर के लिए सिर दर्द हो गया है। और इस वक्त पेरू के लीमा शहर में संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देश यही चर्चा कर रहे हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की कौन कितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेगा। द इंडियन इंटरेस्ट में इस बहुत ही खास शो में हम इस बार जानेंगे कि मोदी सरकार की क्लाइमेट चेंज पर क्या सोच है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से, जो लीमा जाने से पहले हमें अपनी रणनीति बताएंगे, उम्मीद करते हैं। साथ ही गेटवे हाउस की रजनी बख्शी चर्चा में जुड़ेंगी, जो सालों से क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक कर रही है। टाटा केमिकल्स के एमडी आर मुकुंदन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि अगर भारत ने प्रदूषण पर कंट्रोल के सख्त नियमों को मान लिया तो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से, जो एक्सक्लूसिवली सीएनबीसी आवाज से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम द इंडियन इंटरेस्ट में। अब तक लीमा में भारत कह चुका है कि जो सालों से प्रदूषण के पाप डेवलप्ड नेशंस ने किए हैं उसका भुगतान भारत जैसे विकासशील देश नहीं कर सकते। क्या यही भारत की पोजीशन है? नहीं, पहले तो ऐसा है कि देश के विकसित देशों ने जो कार्बन का उत्सर्जन पिछले दो शताब्दियों से किया है, उससे ये विश्व जितना, ये पृथ्वी जितना भार सहन कर सकती है कार्बन का, उतना तो उन्होंने ही लगभग पूरा कर दिया। और इसलिए जो अब विकसनशील देश है जैसे कि भारत, जिसमें 30% आबादी आज भी गरीबी से जूझ रही है या 30% लोगों को एनर्जी का एक्सेस नहीं है, आज हमारा एनर्जी की खपत केवल 1/10 है अमेरिका से, और चाइना से भी 1/5 है। तो इतना जब कम हम यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रो करने का अधिकार है। लेकिन अब ग्रो करेंगे तो निश्चित रूप से कार्बन का उत्सर्जन होगा, लेकिन उस कार्बन के उत्सर्जन को अब दुनिया चिल्लाएगी कि उसके लिए जगह नहीं है। कमाल हो गया, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज, ऐसी ये कहानी हो गई। तो इसलिए भारत को विकास का अधिकार है और मानवता का ये तकाजा है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री खुद क्लाइमेट चेंज के बारे में बड़े संवेदनशील है, तो वो और हम सरकार पूरी तरह से अपने क्लाइमेट एक्शंस के लिए खुद एग्रेसिव क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, क्लीन एयर पाथ को हमने चूज किया है। जी, लेकिन जावड़ेकर साहब, सालों से, दशकों से भारत यही गाना गा रहा है कि हम क्यों भुगतान करें और हमें अब प्रदूषण करने दीजिए, हमें भी डेवलप करना है। क्या इस बार वो स्वर थोड़ा बदलेंगे? क्योंकि अब दुनिया भी चाह रही है कि हमारा जो एग्रेसिव स्टांस, और चीन ने भी उस एग्रेसिव स्टांस को थोड़ा टोन डाउन किया है। भारत का प्रतिनिधित्व करते समय मेरा परिप्रेक्ष्य यही रहेगा कि भारत के गरीब को गरीबी से बाहर आने का अधिकार है, भारत को विकास का अधिकार है। और विकसित देशों ने जो पूरा कार्बन उत्सर्जन करके भर दिया है विश्व को, क्लाइमेट चेंज के इस कगार पर लाके रखा है, उनको और एग्रेसिव एक्शन करना चाहिए। तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी फ्रीली उपलब्ध करानी चाहिए। अगर उसमें भी डिजास्टर में भी लोग कोई प्रॉफिट करे तो वो अच्छी चीज नहीं है, ये भी हम कहेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन दबाव कहां से आ रहा है? दबाव आ रहा है क्योंकि अमेरिका और चीन ने अब तय कर दिया है कि 2025 और 2030 रिस्पेक्टिवली तक वो नए टारगेट सेट कर चुके हैं, और इसलिए अब भारत पर भी ये दबाव है। खबरें हैं कि जनवरी में हम शायद एक टारगेट सेट करें। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हमारा टारगेट तो हमने पहले से ही फिक्स किया है कि हम एनर्जी एफिशिएंसी 20%, 15 से 20% तक लाएंगे 2020 तक। तो ये तो और एग्रेसिवली हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे 20,000 मेगावाट का सोलर का टारगेट था, आज हमने 1 लाख कर दिया है। तो हम तो 5-fold इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे तो हम क्लीन एनर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं और वही हमारा मिशन है। जी, लेकिन क्या हम पर दबाव है? क्योंकि अगर हम दुनिया भर में जाकर कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर बिजनेस कीजिए, हमारे साथ आप ट्रेड बढ़ाइए, तो हमें हमारे नियम भी बदलने होंगे। क्या वो प्रेशर हम फील कर रहे हैं? बिल्कुल, दबाव हम लेते ही नहीं। दबाव के सामने झुकना हमारा स्वभाव भी नहीं है, और हम
हमारी जनता के लिए प्रतिबद्ध है, हम विश्व के लिए प्रतिबद्ध है और हम सारे विकसित देशों को कहेंगे कि यू वॉक द टॉक। जी, बट वो वॉक द टॉक क्या यहाँ पर भी होगा जावड़ेकर साहब? क्या यहाँ पर घरेलू स्तर पर हम नियम में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है? हम तो खुद कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा सोलर एनर्जी 1 लाख करना या विंड एनर्जी का 1 लाख मेगावाट का टारगेट रखना या बाकी जिस तरह से एनर्जी मिक्स हम बदल रहे, कोयले पर हमने 50 पहले रुपए लगाया था, हमने आते ही 100 रुपए कर दिए, तो शेष लगाया है, उससे क्लीन एनर्जी तैयार करेंगे। तो हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं, एफॉरेस्टेशन के है, बहुत सारे कदम है, हिमालयन इनिशिएटिव, गंगा क्लीनिंग है, हमारा पानी शुद्ध हो, हमारी हवा शुद्ध हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा कार्य। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। यहाँ पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपनी रणनीति बताते हुए, और बेस्ट ऑफ लक आपको और इंडियन टीम को लीमा में इस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब चर्चा जारी रखते हैं। हमारे साथ है टाटा केमिकल्स के एमडी आर मुकुंदन और गेटवे हाउस से रजनी बख्शी, जो क्लाइमेट चेंज को सालों से ट्रैक कर रही हैं। रजनी बख्शी के पास पहले चलते हैं। मैम, आपने सुना कि प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, और ये हमेशा से भारत की पोजीशन है, लेकिन क्या इस बार थोड़ी सी पोजीशन नरम करने की जरूरत है यहाँ लीमा के इस कॉन्फ्रेंस में? इसका हमें संदर्भ जो अभी हाल ही में यूएस और चाइना की डील हुई उससे जोड़ के देखना पड़ेगा। उस डील के कारण ये स्थिति बनी है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो यूएस चाइना का समझौता हुआ है कार्बन एमिशन पर, वो बहुत ही कम नीचे दर्जे का है, और उसके इस किस्म के अगर हम बेंचमार्क पे चलेंगे तो फिर भी दुनिया का टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ने ही वाला है। लेकिन फिर भी क्यों कई एनवायरमेंटलिस्ट ने इसे स्वीकार किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो यूएस की पॉलिटिक्स है वो क्लाइमेट चेंज के मसले पर बहुत प्रभावी है इंटरनेशनली, और वहां पर ऐसा अभी भी बना हुआ है माहौल, खासकर उनकी कांग्रेस में अब क्योंकि रिपब्लिकन जीत गए हैं, कि वहां लोग उनकी राजनीति में ऐसे भी लोगों का बोलबाला है जो कहते हैं कि यहाँ दुनिया का मौसम बदल तो रहा है, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन या मानव जाति के किसी कारण से नहीं बदल रहा। इन्हें अंग्रेजी में क्लाइमेट डिनायर कहते हैं। जी, तो ये जो डील हुई है उसके तहत एक तरह से देखा जाए तो वो क्लाइमेट डिनायर्स को एक चोट पहुंची है, और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उसके तहत हमें इससे बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट चाहिए, क्योंकि आप देखेंगी कि अभी जो एक हाल ही में क्लाइमेट इम्पैक्ट की जो स्टडी निकली है उसमें इस साल हिंदुस्तान को 3रे दर्जे पे दिखाया गया है, कि मतलब जिन देशों पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की शंका है। जी, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में भी टोटल नंबर में भी हम 3रे नंबर पर है। लेकिन इसका किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है आर मुकुंदन जी? 2009 में कोपेनहेगन में जब भारत ने ये कोशिश की थी कि हम ये भी नहीं कि हम एमिशन के कैप रखें, कि हम इंटेंसिटी कम कर दें, कि हम जितना प्रदूषण करते हैं उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दें। उसके बाद भी इतना हो हल्ला मचा था कि उस वक्त की सरकार को कदम पीछे रखने पड़े। इंडस्ट्री कितनी केयरफुली इस पूरी कॉन्फ्रेंस को और इस पूरे सब्जेक्ट को देख रही है? देखिए, इंडस्ट्री की तरफ से यही हमने रखा है गवर्नमेंट के सामने कि पर्यावरण और प्रगति दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और इसमें हिंदुस्तान पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। जब देखेंगे मेनी सेक्टर्स, इंडिया इज अहेड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज। इफ यू लुक एट एनर्जी एफिशिएंसी इन आवर सीमेंट सेक्टर, एनर्जी एफिशिएंसी इन आवर क्लोर-अल्कली सेक्टर, because energy is very expensive in India, so we have already been very energy efficient compared to other parts of the world. अगर हमारी if you look at our motor cars, more small cars sell in India than large cars because people afford small cars. That effectively means कि जो हमारी गाड़ियां जो हैं वो कम environment को impact करती हैं। तो इसमें basically यही है कि per person intensity in India वो सबसे कम रहेगा ही even going forward। और हमारे यहाँ लोग हैं और लोग प्रगति चाहते हैं, ये तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, एंड गवर्नमेंट की स्टैंड भी सही है और इंडस्ट्री की भी स्टैंड यही है कि अगर
जो हमारे entire Indian population progresses, there will be some impact. But in terms of intensity, it is going to be less. और अगर सारे देश अपनी इंटेंसिटी कम करें तो इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा इसका. But we cannot say that only India or China needs to contribute. Ideally, I think the Indian growth will be much more energy efficient than even China. China grew through a lot of non-inefficient industries, but India will grow with a lot of efficient industries because we have adopted new technology. जी, लेकिन इस पूरे डिबेट न्यू टेक्नोलॉजी शायद बड़े कंपनियों ने अडॉप्ट किया है, लेकिन इस देश में कई सारे अभी भी ऐसी कंपनियां हैं, एसएमई सेक्टर है, इंडस्ट्री है, जो शायद उस न्यू टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पा रही. पूरे डिबेट का जो क्रक्स है कि क्या भारत को अब उतनी ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए जितनी यूएस और चाइना उठा रहे हैं, जो सदियों से ज्यादा प्रदूषण करते आए हैं. उस पर हम लौट के चर्चा करेंगे. पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्दी. यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की. भारत इसमें किस तरह की जिम्मेदारी और भूमिका निभाने जा रहा है और इसका इंडस्ट्री और हमारे अच्छे दिन के सपने पर क्या असर पड़ेगा. क्योंकि रजनी बख्शी जी, अंत में जाकर वही सवाल उठता है और शायद हमारे दर्शक भी ये सवाल उठ रहे हैं कि हम इस मोड़ पे खड़े हुए हैं जहां हम अगले 2 से 5 साल में ज्यादा जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, एक विकसित देश बनने की ओर बढ़ना चाहते हैं, अच्छे दिन के सपने देख रहे हैं. क्या अच्छे दिन और इस तरह के प्रदूषण कंट्रोल के नियम साथ साथ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर जो दुनिया की इंडस्ट्री चल रही है वो 20वीं सदी के मॉडल पे चल रही है, कुछ तो 19वीं सदी के मॉडल पे भी चल रही है, और भारत में भी. हाँ, भारत में भी और विश्व में भी. लेकिन हमारे सबसे बड़ी जो उपलब्धि कहें, एडवांटेज है, वो ये है कि हमने बहुत सारी चीजें नए सिरे से करनी है. तो हमारे पास वो जगह है, वो स्पेस है, वो मौका है कि हम अब जो ग्रोथ करें उसको हम 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी के नजरिए से करें. तो इसका एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको पोस्ट इंडस्ट्रियल कहा जाता है. उसका मतलब ये है कि जो 18वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो सेंट्रलाइजिंग था. को बड़े आपको प्लांट बनाने पड़ते थे, फिर लंबे ग्रिड बनाने पड़ते थे वो एनर्जी लोगों तक पहुंचाने के लिए. रिन्यूएबल एनर्जी डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है. इससे आपकी आमदन, लाइवलीहुड भी बढ़ता है और लोगों का अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल बढ़ता है. तो लोगों की इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट दोनों एक साथ होती है, जो कि गांधी जी का सपना था. उसी से सर्वोदय होगा. जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी खैर इस सरकार के फोकस पर है और इसकी बात प्रकाश जावड़ेकर ने भी की थी. लेकिन मुकुंदन जी, इस नई तरह की एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ की जो पेशकश कर रही हैं रजनी बख्शी जी, इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये इकोनॉमिकली वायबल भी है? एब्सोल्युटली, हम तो इसको वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली. हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि प्रगति और पर्यावरण दोनों एक साथ चलें. इसमें एक ही चीज है कि जो सोच है उसमें हम लोगों को सोच में परिवर्तन लाना होगा. और अभी देखेंगे इसके कई एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में. अभी जो हमारे पास जो लैंप्स, अगर घर में रोशनी चाहिए, इंडस्ट्रीज में रोशनी चाहिए, अभी हम लोग एलईडी लैंप्स लाएंगे सीधे ही. We will not use incandescent lamps, so we will have less power consumption for the same illumination which you need. तो वही रोशनी के लिए कम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगी. तो ये सब नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास अभी हैं, अवेलेबल हैं, जो पहले नहीं थे. और अगर आप टेलीफोन ही ले लें, लैंडलाइन is not penetrated very much, but mobile has come in India. So you have saved on lot of copper, lot of connectivity, just gone through wireless. So ये new technologies are going to be our biggest advantage. We have to combine that. उसके साथ हमको ये लाना पड़ेगा कि labor intensive production, which is using the appropriate technology, उसको लाना पड़ेगा हम लोगों को. और industry is fully confident of meeting the targets. We are working not only with government, also with the international partners, international companies to make sure that this happens. But one thing Government of India must secure is access to technology so that there is no stoppage on access to technology, and also financing mechanism.
ये जो नई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कैसे फाइनेंस किया जाए, और वही तो सवाल है। विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and there are methodologies, and I think that is the part of the negotiation which the government will do, and I am very confident that this will be something which we will be able to position ourselves and get the right results. यानी हमको क्या चाहिए इस कॉन्फ्रेंस से, और जो पेरिस में 2015 में भी एक और कॉन्फ्रेंस होगा जहां पर हमें जाकर कहना कि हम क्या करेंगे, क्योंकि रजनी जी यहाँ पर खबरें हैं कि जब जनवरी में ओबामा आएंगे भारत, और उनके आने के पीछे एक तरह से जो उसे डील कह सकते जो हुई है कि भारत एक बड़ा अनाउंसमेंट करेगा जो हो सकता है कि हम हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की पीक रखें 2035 और 2050 के बीच में। क्या ये एक अच्छा टारगेट होगा, एक डूएबल टारगेट होगा हमारे लिए, और क्या इसके बदले हमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की गुजारिश भी करनी चाहिए? बिल्कुल, ये टारगेट अभी तक जहां तक मैंने आंकड़े देखे हैं, ये जो टारगेट आप बता रही हैं वो वाजिब हो सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि हमें हिंदुस्तान को अपनी भूमिका जो है, जो बाकी विकसित जो विकासशील देश हैं उनके प्रति हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे समझौते या ऐसे टारगेट बताने के समय हमें अपनी वो भूमिका नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये है कि बहुत सारे विकासशील देश हमारी तरफ देखते हैं कि भारत इस बात का नेतृत्व करे कि विकसित देशों पे प्रेशर जारी रखे कि ये जो टारगेट आपने अभी बताए हैं वो पर्याप्त नहीं है। इन टारगेट्स के तहत दुनिया का टेम्परेचर 3 डिग्री राइज होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो जो घटनाएं आपने इस साल जम्मू कश्मीर में देखी, पिछले साल जो आपने केदारनाथ में देखी, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होंगी, और उनके लॉसेस जो हैं वो जान के और सामान के वो आपकी कल्पना से बाहर जाने वाले हैं। इसलिए हमें ये प्रेशर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, विकसित देशों पे हमें ये दबाव डालते ही रहना चाहिए कि आपने अभी जो टारगेट सेट किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, और क्या ये भी फेयर नहीं होगा मुकुंदन जी कि जो उनके टारगेट हो वो हमसे ज्यादा सख्त हो, क्योंकि अगर वो एक ग्लोबल लेवल पर लागू हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऑटो इंडस्ट्री पर लागू हो, क्योंकि आपने दूसरी इंडस्ट्रीज की बात की, लेकिन क्या ऑटो सेक्टर इसको झेल पाएगा? क्या उस तरह के हाइब्रिड गाड़ियां बना पाएंगे, या जो अब दूसरे देशों में दिख रही हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कार और सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड कारें हम बना पाएंगे, चला पाएंगे, बेच पाएंगे? बिल्कुल, आप लोग इसको गाड़ी की यू डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव। आई थिंक प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटीज हों। स्मार्ट सिटी में यही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन पर पर्सन टू गो टू वर्क, टू गो टू स्कूल विल बी लेस, एंड ये चीज जो है हम लोग बोल रहे हैं कि जो पूरा इंटीग्रेटेड प्लान है इंडिया का, स्मार्ट सिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन, ये सब एक चीज और इंटीग्रेटेड प्लान है, तो ताकि उसमें वी आर सक्सेसफुल इन द लो कार्बन ग्रोथ। बट आपकी दूसरी बात आपने जो रखी कि जो ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनके ऊपर सख्त बिल्कुल टारगेट्स रखी जाएं, यही सही बात होगी, क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ करंट टेक्नोलॉजी टू न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत समय आएगा। वहां पे चेंज ऑफ लाइफस्टाइल में बहुत देर लगेगी, मेनली बिकॉज हीटिंग फॉर द हाउसेस, driving big cars, this is all creating a lot of carbon and carbon related pollution, and I think unke taraf se we should demand much higher moves and steps, and I think that should be something which Indian government should place before the developed countries. नहीं, और आपकी बातें सुनकर एक जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है एज ए व्यूअर, और इस सब्जेक्ट की मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि हमारे देश में एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, और हमें भी बड़ी गाड़ी चलानी है, और हमें भी हमारे घर में हीटर और एसियां लगानी है, तो हम क्यों अब स्मार्ट सिटी में रहे और हर जगह पैदल जाएं, जब हमारे पास वो मौका है, वो मौका जो अमेरिका में पीढ़ियां ले चुकी हैं और एंजॉय कर चुकी है, हमारे पास क्यों ना आए? क्योंकि अब हमारी बारी है कि हम टारगेट सेट करें और इसे मेंटेन करें। ये तो बिल्कुल सही है, और ये इच्छा होना एक किस्म से लाजमी है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि हम सब ट्रैफिक जैम में फंसकर दुखी हैं,
और ये तो हम देखते हैं कि हम गाड़ियां हमारे पास 3 खड़ी हैं, लेकिन हम जिस भी गाड़ी में निकले हमें जहां 15 मिनट लगते थे आज से 10 साल पहले उस जगह पे पहुंचने में 1 घंटा सवा घंटा लग रहा है। तो एक तो ये है कि वो उसका जो मोह है वो अपने आप कम हो रहा है, और अब खासकर जो नई जनरेशन, जो अब जवान लोग हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रेफर करने वाले हैं जो उनके लिए एफिशिएंट हो। ट्रैफिक जैम में फंसना जो है वो एफिशिएंट नहीं है, एक ये है। दूसरी बात जो उस पर मैं बहुत जोर डालना चाहती हूं कि हमें अपनी सांस्कृतिक, जो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, और उसमें हमें विश्व भर में उसकी बहुत हमें क्या कहते हैं उसका ध्यान दिलवाना चाहिए विश्व का, कि हम स्वाभाविक तौर पर वेस्ट करने वाला कल्चर नहीं है हमारा जी। हमारे यहाँ हमेशा कबाड़ी वाला रहा है। आज भी हमारी आदत ज्यादातर है कि हम अगर कमरे में नहीं है तो हम स्विच ऑफ करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो जो कल्चरल चीज है वो एक तरह से सदियों की गरीबी से आई है। नहीं, और यहाँ पर कम समय बचा है मुकुंदन जी, यहाँ पर इफ आई ब्रिंग इट बैक टू इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री भी उस तरह के कंजर्वेशन के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं तैयार है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उन सब कंपनियों के बारे में सोचें जो कम्पीट करना चाहते हैं इंटरनेशनली, क्या ये एक और उनके लिए कमिटमेंट हो जाएगी? देखिए, एक चीज है कि अगर कॉम्पिटिटिव रहना है, हमको तो कॉस्ट कम करना है, क्वालिटी बढ़ाना है, और सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देना है। सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो, सब समझते हैं ये सबका दायित्व है और सब लोग करेंगे। हम लोग अभी हाल ही में स्टार्ट किया इंडिया बिजनेस बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, फॉर विच देयर आर नाउ 40 सिग्नेटरीज। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्नेटरीज, और उसमें स्मॉल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल कंपनीज आर पार्टिसिपेंट्स। एंड उसमें देखेंगे तो जो कंपनियां जो काम कर रही हैं अभी, इट इज बेटर देन इवन व्हाट वर्क इज बीइंग डन इन यूरोप। इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह अच्छा काम हो रहा है, इसमें बहुत और कुछ काम करना है हमको। पर यही हमारी बिगेस्ट बेनिफिट है कि जो नई इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, क्लीन इन्वेस्टमेंट एक तरह से आएगी। चलिए, हमारा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंदन जी, रजनी बख्शी, हमसे चर्चा करने के लिए। इस हफ्ते के द इंडियन इंटरेस्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।